तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने जो ऐतिहासिक स्रोत और दस्तावेज है ना, ये मतलब यूरोप के इतिहास के उस हिस्से को खोलते हैं जिसने हमारी आज की जो मॉडर्न दुनिया है उसका पूरा ढांचा तैयार किया। बिल्कुल। 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो यूरोप में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं थीं, उन पर डीप डाइव करने वाले हैं। अब हम सब ने स्कूलों में पढ़ा है कि 11वीं सदी तक का समय एक तरह से अंधकार युग था, राइट? हाँ, मिडल एजेस या डार्क एजेस। एग्जैक्टली। लेकिन आज के जो हमारे स्रोत हैं वो सिर्फ इस बदलाव की तारीफ नहीं करते, बल्कि उन पन्नों को पलटते हैं जो बताते हैं कि ये जो बदलाव था, ये जो नई रोशनी आई, जिसे हम पुनर्जागरण या रेनेसा कहते हैं, जिसका मतलब ही है पुनर्जन्म, वो आखिर हुआ कैसे। और यही ऐतिहासिक दस्तावेजों का सबसे आप कह सकते हैं दिलचस्प पहलू है। हाँ, मतलब कोई भी सांस्कृतिक क्रांति ना अचानक शून्य से पैदा नहीं होती। अगर हम पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद के यूरोप को देखें, खास तौर पर इटली को, हाँ, खास तौर पर इटली, वो राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही रूपों में ना बेहद कमजोर हो चुका था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे ज्ञान और कला का केंद्र हमेशा के लिए खत्म हो गया हो। सही बात है। लेकिन फिर क्या हुआ? 12वीं सदी में कुछ बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट्स हुए, जैसे चीन से मंगोलों के बीच वो जो रेशम मार्ग था, सिल्क रूट, वो फिर से खुल गया। व्यापार शुरू हो गया। बिल्कुल, व्यापार शुरू हुआ। और इसके साथ ही जो बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश थे, उनके साथ भी व्यापारिक संबंधों में बहुत तेजी आई। अब आप सोचिए, इन रास्तों से सिर्फ रेशम या मसाले या कीमती धातुएं ही नहीं गुजरी, विचार भी गुजरे। एग्जैक्टली, विचार, दर्शन और वो पुरानी खोई हुई किताबें भी लौटी। इसी व्यापारिक उछाल ने इटली के जो शहर थे ना, फ्लोरेंस हो गया, वेनिस हो गया, रोम, इनको एक अभूतपूर्व आर्थिक ताकत दी। और पैसा आता है तो कला को बढ़ावा मिलता ही है। बिल्कुल। जब किसी समाज में आर्थिक समृद्धि आती है तो वहाँ का अमीर और अभिजात वर्ग कलाकारों, विचारकों और लेखकों को मतलब आश्रय देने लगता है। पैट्रोनेज मिलने लगा उन्हें। और इन्हीं व्यापारिक केंद्रों ने, फ्लोरेंस और वेनिस ने, उन विचारों को पनपने का मौका दिया जिन पर हम आज में भी बात करने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले ना, स्रोतों को लेकर एक बात यहाँ क्लियर करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बताइए। आज की चर्चा में हम मतलब कई बड़े धार्मिक और राजनीतिक उथल-पुथल से गुजरने वाले हैं, जैसे कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट विवाद जो हुआ था। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक रहा है वो। हाँ, तो इन ऐतिहासिक दस्तावेजों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये घटनाओं को बेहद निष्पक्ष रूप से सामने रखते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यहाँ किसी विचारधारा या किसी पर्टिकुलर धार्मिक दृष्टिकोण का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। राइट। हम केवल ये समझना चाह रहे हैं कि उस दौर में क्या घटनाएं घटी और उन्होंने समाज को कैसे बदला, बस। और इतिहास का निष्पक्ष विश्लेषण ही तो उसे समझने की इकलौती चाबी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम उस दौर के सबसे बड़े बदलाव की बात करें, मतलब जो ज्ञान का विस्फोट हुआ था, तो स्रोत हमें सीधा 15वीं सदी के मध्य में ले जाते हैं। 1455 का साल। हाँ, ये वो समय था जब सूचनाओं के आदान प्रदान का मतलब पूरा का पूरा तरीका ही बदल गया। जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग का वो छपाई खाने का आविष्कार। बिल्कुल, मतलब हमारे दस्तावेज साफ बताते हैं कि ये कोई छोटी मोटी तकनीकी प्रगति नहीं थी। ये तो एक ऐसा लिटरली एक गेम चेंजर था जिसने इंसानी इतिहास को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया, छपाई से पहले की दुनिया और छपाई के बाद की दुनिया। सही कह रहे हैं आप। और स्रोत में ना एक फैक्ट बहुत ही हैरान करने वाला है। गुटेनबर्ग ने अपने छापे खाने में सबसे पहले, आपको पता है क्या छापा था? बाइबल की 150 प्रतियां छापी थी। अब आज के टाइम में 150 किताबें छापना मतलब शायद कुछ सेकंड का काम लगे। हाँ, एक बटन दबाया और हो गया। एग्जैक्टली। लेकिन उस दौर के हिसाब से आप सोचिए, ये एक अविश्वसनीय छलांग थी। और इस छलांग की अहमियत को समझने के लिए ना हमें उस दौर की कल्पना करनी होगी जब किताबें सिर्फ हाथों से लिखे जाती थी। पांडुलिपियां या मैन्युस्क्रिप्ट्स। हाँ, एक मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करने में मतलब जो भिक्षु होते थे उन्हें महीनों यहाँ तक कि सालों लग जाते थे। बाप रे। और वो किताबें इतनी महंगी और दुर्लभ होती थी कि उन तक पहुंच सिर्फ समाज के जो बेहद अमीर लोग थे या जो चर्च के सबसे ऊंचे पादरी थे, बस उन तक ही सीमित थी। मतलब ज्ञान पर एक तरह से मोनोपोली थी, एकाधिकार था। बिल्कुल एकाधिकार था। लेकिन गुटेनबर्ग के आविष्कार के बाद ना ये दीवार अचानक से धड़ाम से गिर गई। छपी हुई किताबें दूर दराज के नगरों और देशों में बड़ी संख्या में पहुंचने लगी। और सस्ती भी हो गई होंगी। हाँ, कीमत भी बहुत कम हो गई। So what?
मतलब जब ज्ञान सस्ता होता है, किताबें आसानी से मिलती हैं, तो उसका सीधा असर लोगों की सोच पर पड़ता है। एब्सोल्युटली। इसका सबसे गहरा जो मनोवैज्ञानिक असर हुआ वो ये था कि यूरोप में इतिहास की एक बिल्कुल नई समझ विकसित होने लगी। वो कैसे? देखिए, जब आम लोगों के हाथ में किताबें आईं तो उन्होंने सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़े, उन्होंने जो पुरानी यूनानी और रोमन सभ्यताएं थीं उनके बारे में भी पढ़ा। अच्छा। हाँ, तो लोग अपनी तुलना ना उन प्राचीन सभ्यताओं से करने लगे। उन्हें पहली बार ये एहसास हुआ कि यार बीच का जो वो अंधकार युग था ना, वो अब बीत चुका है और वो अब एक आधुनिक विश्व, एक मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं। वाओ, ये इतिहास को देखने के नजरिए में ही एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। बिल्कुल। और जब ज्ञान का ये प्रसार हुआ तो समाज में एक नए विचार ने, एक नए दर्शन ने जन्म लिया, जिसे हम कहते हैं मानववाद या ह्यूमनिज्म। हाँ, ह्यूमनिज्म। इटली से ही शुरू हुआ था ये भी। इटली में मानवतावादियों ने मतलब इतिहास, नीति दर्शन, कविता, व्याकरण, इन सारे विषयों का गहराई से अध्ययन शुरू किया। और हमारे स्रोत ये बहुत साफ बताते हैं कि इन मानवतावादियों का तर्क क्या था। उनका सीधा तर्क ये था कि भाई, ये जो मध्य युग था, इसमें चर्च ने लोगों की सोच को इस कदर जकड़ कर रखा था कि इंसान खुद को ही भूल चुका था। सही बात है। मानवतावाद का जो सबसे जोरदार विचार था ना, वो ये था कि इंसान को अपनी खुशी इसी दुनिया में, अपने वर्तमान में ढूंढने की पूरी आजादी है। मतलब मरने के बाद के स्वर्ग नरक से हटकर अभी इसी जीवन पर फोकस करो। एग्जैक्टली। और इसी बात पर ना 1486 में इटली के फ्लोरेंस में एक विचारक हुए, जियोवानी पिको डेला मिरांडोला। हाँ, बहुत फेमस नाम है। हाँ, उन्होंने एक किताब लिखी थी ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन। और इस किताब में उन्होंने इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि मनुष्य स्वतंत्र है और उसमें असीम क्षमताएं हैं, वो अपनी मर्जी से जीवन जी सकता है। और इस मानवतावादी सोच ने ना समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को बहुत गहराई से प्रभावित किया। लेकिन यहाँ हमारे स्रोत हमें एक बहुत ही विरोधाभासी सच्चाई, एक पैराडॉक्स भी दिखाते हैं। कैसा पैराडॉक्स? देखिए, जब हम डिग्निटी ऑफ मैन या मनुष्य की गरिमा की बात कर रहे हैं ना, तो उस दौर में इसका दायरा काफी सीमित था। मतलब ये सिर्फ पुरुषों तक सीमित था। एग्जैक्टली। समाज के इस नए ये जो स्वतंत्रता वाला विचार था, इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी मतलब ना के बराबर थी। ये पहलू ये अक्सर इन इतिहास की चर्चाओं में ना कहीं छुप सा जाता है। बिल्कुल छुप जाता है। हमारे नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मानवतावाद ने समाज में अच्छे व्यवहार पर, विनम्रता से बोलने पर, शालीनता पर, इन सब पर तो बहुत बल दिया। लेकिन औरतों के लिए ये सिर्फ एक आदर्शवादी ढांचा, एक थ्योरी बन के रह गया। सही कहा। क्योंकि जब औरतों को समाज में अपनी खुद की स्वतंत्र पहचान बनाने की बात आई तो केवल विनम्रता से तो काम नहीं चल सकता था ना। बिल्कुल नहीं। और यही वो बिंदु है जहां आकर ना मानवतावाद की सीमाएं, उसके लिमिटेशंस नजर आने लगते हैं। महिलाओं को अपनी आवाज और अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें किस चीज की जरूरत थी? बिल्कुल। उन्हें आर्थिक स्वायत्ता चाहिए थी, संपत्ति पर कानूनी अधिकार चाहिए था और सबसे बड़ी बात, समान शिक्षा की सख्त जरूरत थी, जो उस वक्त नहीं था। बिल्कुल नहीं था। उस दौर के ज्यादातर परिवारों में जो व्यापार था और जो सार्वजनिक जीवन था, वो पूरी तरह से पुरुषों के नियंत्रण में था। महिलाओं को तो अक्सर पारिवारिक संपत्ति के मामलों से भी दूरी रखा जाता था। इसलिए आप कह सकते हैं कि ज्ञान और कला की ये जो नई लहर आई ना, इसके बावजूद महिलाओं के लिए स्वतंत्रता का वो सपना अभी भी बहुत बहुत दूर था, जबकि उस दौर के पुरुष विचारकों के लिए वही सपना हकीकत बन रहा था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक परिप्रेक्ष्य है। हाँ। मतलब एक तरफ समाज का एक आधा हिस्सा अपनी आजादी के लिए, अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। हाँ। और वहीं दूसरी तरफ जो पुरुष विचारक थे, वो मनुष्य के अस्तित्व और उसके भौतिक शरीर को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देख रहे थे। बिल्कुल। मतलब जब इंसान का ध्यान स्वर्ग और नरक से हटा और वर्तमान और स्वयं पर केंद्रित हुआ ना, तो उसने सोचा कि यार मैं अपने खुद के शरीर को तो समझूं। और बस यहीं से आयुर्विज्ञान मतलब मेडिकल साइंस और कला के बीच एक ऐसा आहा मोमेंट आता है, एक ऐसा संगम शुरू होता है जिसकी मिसाल ना इतिहास में कम ही मिलती है। हाँ, एंड्रियास वेसेलियस। एग्जैक्टली। स्रोत बेल्जियम मूल के एक प्रोफेसर एंड्रियास वेसेलियस का जिक्र करते हैं। इनका जीवन काल था 1514 से 1564 के बीच और ये पाडुआ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। अब देखिए, ये वेसेलियस ना, ये इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने सूक्ष्म परीक्षण के लिए, मतलब क्लोज एग्जामिनेशन के लिए, मनुष्य के शरीर की चीर फाड़ यानी डिसेक्शन करना शुरू किया। बाप रे।
उस समय तो ये कोई आम बात नहीं रही होगी। आम बात बिल्कुल नहीं। उस समय मानव शरीर को काटना एक बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक टैबू माना जाता था। पाप माना जाता होगा। हाँ, और शरीर के अंदर के काम करने के तरीके को लेकर ना सदियों पुरानी जाने कितनी ही भ्रांतियां थीं। गलतफहमियां थीं। बिल्कुल। वेसेलियस ने उन भ्रांतियों को तोड़ा और शरीर क्रिया विज्ञान, जिसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं, उसकी ठोस वैज्ञानिक नींव रखी। और कमाल की बात यह ना कि ये वैज्ञानिक कदम सिर्फ मेडिकल साइंस तक सीमित नहीं रहा। इसका सबसे खूबसूरत असर हमारी कला की दुनिया पर पड़ा। बिल्कुल पड़ा। हमारे पास लियोनार्डो दा विंची का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब 1452 से 1519 का उनका समय था। वो सिर्फ एक चित्रकार नहीं थे। हाँ, वो तो एक पॉलीमैथ थे। एग्जैक्टली। उनकी रुचि वनस्पति विज्ञान में थी, गणित में थी और शरीर रचना विज्ञान तक फैली हुई थी। आप उनकी मोनालिसा देखिए या द लास्ट सपर जैसी कृतियां देखिए, वो केवल रंगों का खेल नहीं है, वो मानव शरीर की ना उस गहरी समझ का नतीजा है। और लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकारों ने जो किया ना, वो इतालवी कला को एक नया रूप देने वाला था। यथार्थवाद। हाँ, उन्होंने वेसेलियस जैसे वैज्ञानिकों के जो शरीर विज्ञान का ज्ञान था ना, उसका अपनी कला में सीधा इस्तेमाल किया। अब आप सोचिए, जब आप शरीर की मांसपेशियों के काम करने का तरीका समझते हैं, जब आप रेखा गणित मतलब ज्योमेट्री के माध्यम से पर्सपेक्टिव को समझते हैं, और जब आप भौतिकी या फिजिक्स के जरिए रोशनी और परछाई का अध्ययन करते हैं, तो आपकी कला में जो निखार आता है ना, वो अभूतपूर्व होता है। बिल्कुल जीवंत हो उठती है कला। हाँ, इन सब चीजों ने मिलकर इतालवी कला को एक नई शैली दी, जिसे आपने कहा यथार्थवाद या रियलिज्म। चित्रों में, मूर्तियों में इंसान बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा जैसा वो असल जिंदगी में होता है। और कला की ये यथार्थवादी परंपरा इतनी प्रभावशाली रही कि ये 19वीं शताब्दी तक कला जगत पर हावी रही। यस, ये देखना वाकई अद्भुत है कि कैसे विज्ञान ने कला को यथार्थ के इतने करीब ला दिया। बिल्कुल। लेकिन इंसान की ये जो वैज्ञानिक भूख थी ना, ये सिर्फ अपने शरीर तक रुकने वाली नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इंसान ने खुद को समझ लिया, शरीर के अंदर झांक लिया, तो फिर उसकी नजरें उठी आसमान की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ। हमारे स्रोत ना इस दौर की अंतरिक्ष खोज को एक बहुत बड़े वैचारिक भूकंप की तरह पेश करते हैं। वो भूकंप जो कोपरनिकस लायक है। एग्जैक्टली। मार्टिन लूथर के समकालीन थे ये महान खगोलशास्त्री कोपरनिकस, 1473 से 1543 के बीच। इन्होंने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसने सदियों पुरानी उस धारणा को ही चकनाचूर कर दिया, जिसमें माना जाता था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है और स्थिर है। जियोसेंट्रिक मॉडल। हाँ, कोपरनिकस ने बताया कि भाई ऐसा नहीं है, पृथ्वी सहित सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। हीलियोसेंट्रिक मॉडल। और ये सिर्फ एक कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं थी, ये इंसान के अहंकार पर एक बहुत बड़ी चोट थी। हाँ, कि हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है। बिल्कुल। कोपरनिकस ना अपने इस विचार के परिणामों को लेकर इतने सतर्क थे, इतने डरे हुए थे कि उन्होंने इसे बहुत जोर शोर से प्रचारित ही नहीं किया जीते जी। लेकिन फिर इस ज्ञान को, इन कड़ियों को जोड़ने का और आगे बढ़ाने का काम किया जोहानस केपलर और गैलीलियो गैलीली ने। गैलीलियो और उनकी दूरबीन। हाँ, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, जो कि खगोल शास्त्र के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए एक पूरी क्रांति थी। और इस दूरबीन के आविष्कार ने सिर्फ तारों को करीब से ही नहीं दिखाया, बल्कि इसने एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और कह सकते हैं धार्मिक भ्रम को भी तोड़ दिया। वो स्वर्ग वाला भ्रम। हाँ, उस समय तक ये माना जाता था कि जो स्वर्ग आसमान में है ना, वो एकदम पूर्ण है, परफेक्ट है, दोष रहित है। लेकिन जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से चांद के गड्ढे देखे, तो ये साबित हो गया कि भाई आसमान भी उतना ही भौतिक है, उतना ही फिजिकल है जितनी कि हमारी पृथ्वी। सही बात है। तो वो जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का एक बड़ा दार्शनिक अंतर था ना दिमाग में, वो खत्म हो गया। और ये पूरी जो खगोलीय क्रांति थी, ये आगे चलकर आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंची। लेकिन अब इन वैज्ञानिक उपलब्धियों को देखते हुए ना एक स्वाभाविक सा सवाल ये उठता है कि क्या यूरोप के वैज्ञानिकों ने ये सब कुछ अचानक खुद ही खोज लिया था? एक बड़ा सवाल है। मतलब सदियों के अंधकार युग के बाद ये सारा गणित, ये सारा दर्शन, ये अचानक से उनके पास आया कहाँ से? हाँ। और यहीं पर हमारे स्रोत एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक समन्वय, कल्चरल एक्सचेंज की ओर इशारा करते हैं।
हाँ, ये एक बहुत ही अहम कड़ी है जिसे अक्सर मिस कर दिया जाता है। इस पूरी कहानी में अरबी विद्वानों का जो योगदान है ना, उसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बिल्कुल है। मतलब ये कितना दिलचस्प है कि अरबी भाषा में प्लेटो को अफलातून कहा गया और एरिस्टोटल को अरस्तू के नाम से जाना गया। और ये जो भाषाई आदान प्रदान है ना, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ज्ञान कभी भौगोलिक सीमाओं में, बाउंड्रीज में नहीं बंधता। सही कहा। स्पेन के एक बेहद प्रसिद्ध अरबी दार्शनिक थे इब्न रुश्द। 1126 से 1198 का उनका समय था, जिन्हें लैटिन भाषा में ना अविरोज कहा जाता था। अच्छा। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही जटिल समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। दार्शनिक ज्ञान, जिसे वे फेलसूफ कहते थे, और धार्मिक विश्वासों के बीच का जो तनाव था, उसे लॉजिक और फेथ के बीच का बैलेंस। एग्जैक्टली। उनका काम इतना प्रभावशाली था कि यूरोप के कई ईसाई विचारकों ने भी उनकी पद्धतियों को अपनाया। वाओ। तो ये साफ दिखाता है कि ये जो पुनर्जागरण था, ये रिनेसा था, ये केवल एक यूरोपीय घटना नहीं थी, बल्कि ये विभिन्न संस्कृतियों के बीच हुए एक लंबे अनुवाद और वैचारिक लेन देन का ही परिणाम थी। लेकिन एक बात और है, जब नए वैज्ञानिक विचार और दर्शन समाज में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर रहे हों, तो ये तो असंभव है ना कि उस समय की जो सबसे बड़ी सत्ता थी, यानी धर्म, वो इससे अछूती रहे। बिल्कुल असंभव है। कला और विज्ञान में जो ये सवाल पूछने की आदत शुरू हुई थी ना, वो धीरे धीरे धर्म के दरवाजे तक भी पहुंच गई। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसे हम रिफॉर्मेशन या सुधारवाद कहते हैं। हाँ, सन 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर, उन्होंने कैथोलिक चर्च की कई प्रथाओं के खिलाफ एक बहुत जोरदार आवाज उठाई और इसी को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद का नाम दिया गया। लेकिन स्रोत ये भी स्पष्ट करते हैं कि शुरुआत में लूथर का उद्देश्य कोई आमूल परिवर्तनवाद यानी रेडिकलिज्म नहीं था। वो कोई पूरी तरह से एक नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे। बिल्कुल नहीं। लूथर की जो मुख्य चिंताएं थी ना, वो बहुत व्यवहारिक थी, बहुत नैतिक थी। वो नई टैक्स वाली बात। हाँ, कैथोलिक चर्च ने उस समय आम लोगों पर कई नए तरह के कर लगा दिए थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा विवादित मुद्दा था जिसके खिलाफ लूथर ने आवाज उठाई, वो था पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज, जिन्हें इंडल्जेंसेस कहा जाता था। ये वाकई चौंकाने वाला कॉन्सेप्ट था। हाँ, चर्च ने ना एक ऐसी व्यवस्था बना दी थी जहां लोग पैसे देकर इन दस्तावेजों को खरीद सकते थे और ये दावा किया जाता था कि इससे उनके सारे पापों की माफी हो जाएगी। मतलब पाप का सीधा सीधा व्यवसायीकरण। एग्जैक्टली, कमर्शलाइजेशन ऑफ सिंस। लूथर के लिए ये विचार पूरी तरह से अस्वीकार्य था कि भाई पैसे देकर ईश्वर की क्षमा कैसे खरीदी जा सकती है। बिल्कुल। और लूथर इस आलोचना में अकेले नहीं थे। इंग्लैंड के टॉमस मोर ले लीजिए या हॉलैंड के इरेस्मस, इन जैसे जो ईसाई मानवतावादी थे, उनका भी यही मानना था कि चर्च अपनी मूल आध्यात्मिक राह से भटक गया है। वो एक लालची और धन बटोरने वाली संस्था बन गया है जो साधारण और गरीब लोगों को लूट रहा है। और जब ये धार्मिक बहस आम लोगों के बीच पहुंची ना, तो इसका असर केवल चर्च तक सीमित नहीं रहा। हाँ, इसने तो राजनीति को भी हिला दिया। बिल्कुल, इसने राजनीतिक सत्ता को झकझोर कर रख दिया। इंग्लैंड का उदाहरण इसमें सबसे सटीक है, जहां राजा ने खुद को चर्च का प्रमुख बना लिया। हाँ, वहां के शासकों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने रोम के पोप से अपने सारे संबंध ही तोड़ लिए और इंग्लैंड के राजा खुद ही वहां के चर्च के प्रमुख बन गए। मतलब धर्म और राजनीति पूरी तरह से आपस में उलझ गए। और जब ये प्रोटेस्टेंट विचार इतनी तेजी से फैल रहे थे, तो कैथोलिक चर्च भी तो चुप नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं, उनके लिए चुप बैठना संभव ही नहीं था। उन्हें ये एहसास हो गया कि भाई अब हमें अपने आंतरिक ढांचे में सुधार करने ही होंगे। काउंटर रिफॉर्मेशन। सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। इसके जो अनुयायी थे उन्हें जेसुइट्स कहा गया, जिनका काम प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करना था। हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार करना और प्रोटेस्टेंट विचारों के खिलाफ कैथोलिक धर्म की जड़ों को फिर से मजबूत करना। तो अगर हम आज के इन तमाम ऐतिहासिक स्रोतों और दस्तावेजों को एक साथ रखकर देखें ना, तो 14वीं से 16वीं सदी का ये जो पूरा सफर है, ये मानव इतिहास के सबसे रोमांचक मोड़ों में से एक लगता है। बिल्कुल। मतलब इटली के शहरों में सिल्क रूट से आई संपन्नता से लेकर गुटेनबर्ग के छापेखाने से निकले पन्नों तक, दा विंची के यथार्थवादी चित्रों से लेकर वेसेलियस की शरीर विज्ञान की खोजों तक और गैलीलियो की दूरबीन से लेकर
मार्टिन लूथर के सवालों तक। मतलब हर एक घटना ने ना इंसान के सोचने, देखने और खुद को समझने के तरीके को जड़ से बदल कर रख दिया। सही कह रहे हैं आप। और इन सारी कड़ियों को जोड़ने पर जो एक सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है मेरी नज़र में, वो है आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग की ताकत। जब लोग ना जो स्थापित मान्यताएं हैं उन्हें बिना सवाल किए मानना बंद कर देते हैं, जब वो तर्कों के आधार पर दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तभी ज्ञान का असली विस्तार होता है। ये जो अंधकार युग से आधुनिक युग तक का सफर था, ये केवल कुछ वैज्ञानिकों या कलाकारों की देन नहीं था, बल्कि ये इंसान के उस साहस की कहानी है जिसने उसे सदियों पुरानी सीमाओं को लांघने की प्रेरणा दी। ये एक बेहद सटीक नजरिया है। और ना इसी बात ने आज की इस गहन चर्चा से एक ऐसा विचार पैदा किया है मेरे मन में, जिस पर आगे सोचना बहुत दिलचस्प होगा। बताइए। देखिए, उस दौर में गुटेनबर्ग के छापेखाने की एक मशीन ने सूचनाओं के एकाधिकार को तोड़ा और पूरे यूरोप की वैचारिक दिशा बदल दी, है ना? बिल्कुल। अब आज के समय में देखिए, हम इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और हर दिन तेजी से बदलती जो नई तकनीकें हैं, उनके बीच घिरे हुए हैं। सही बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम भी अनजाने में ही सही एक नए पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहे हैं? वाह! क्या ये संभव है कि आज का ये जो अभूतपूर्व सूचना विस्फोट हो रहा है, ये जो तकनीकी बदलाव है, ये आने वाली सदियों के इतिहास में इंसान के एक नए और बहुत बड़े वैचारिक पुनर्जन्म के रूप में दर्ज होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को वर्तमान के आईने में देखने पर मजबूर करता है। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। स्रोत पढ़ते रहिए और नए विचारों को टटोलते रहिए।